किसकी बात कर रहे हैं? हाँ, स्प्रिंग में। जी सर। जी जी। ठीक है सर। जी सबाता, यू वांट टू आस्क समथिंग? अस्सलामुअलैकुम सर। हाँ इंसान। सर ये क्वेश्चन 40 है ना, वो समझा दें। उसमें इनर्शियल फोर्स तो है लेकिन इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स भी तो हो सकती है। हाँ एक मिनट रुके, मैं क्वेश्चन पहले। ओके, इट वाज इफ अ स्प्रिंग इज पुल्ड इन द राइट डायरेक्शन, राइट? यस सर। अच्छा, अगर आप क्वेश्चन पढ़ें तो उसमें क्या लिखा था? द फोर्स दैट विल कॉज द स्प्रिंग टू गो फर्दर इन लेफ्ट डायरेक्शन आफ्टर पासिंग थ्रू द मीन पोजीशन। ठीक, अगर क्वेश्चन से भी होता ना, द फोर्स दैट विल कॉज द स्प्रिंग टू गो फर्दर इन द लेफ्ट डायरेक्शन, तो फिर सवाल एम्बिगुअस था। इट कुड बी रिस्टोरिंग फोर्स, इट कुड बी इनर्शियल, राइट? बट उन्होंने क्वेश्चन में क्लियरली जो है वो स्पेसिफाई किया आफ्टर पासिंग थ्रू द मीन पोजीशन। तो वो तमाम मोशन जो मीन से एक्सट्रीम होती हैं वो इनर्शिया की वजह से होती हैं। इज इट क्लियर? यस सर। और अगर सर मेन पोजीशन की बात ना होती तो फिर रिस्टोरिंग फोर्स आंसर होता। देखिए, फिर तो क्वेश्चन एम्बिगुअस हो जाता ना। अगर वो सिर्फ ये कहते हैं कि हमने एक ऑब्जेक्ट को जो है वो पुल किया, उसे रिलीज कर दिया एंड इट इज मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट, तो अब सवाल में एम्बिगिटी ये है कि हमें ये नहीं पता वो किस सेगमेंट की बात कर रहे हैं। if body is going from extreme to mean, so restoring will be the correct answer, and from mean to extreme, inertia will be the correct answer, right? लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसा है कि हमने बॉडी को सिर्फ पुल किया एंड देन रिलीज, तो फिर मेरा ख्याल है कि शायद रिस्टोरिंग फोर्स ज्यादा सेंसिबल आंसर है, क्योंकि जो इनिशियल मोशन होगी वो रिस्टोरिंग फोर्स से होगी। सर और सर क्वेश्चन 43 भी समझा दें। क्वेश्चन 43, यस सर। it was a student got two masses M1 and M2, right? यस सर। वो कहते हैं अगर आप क्वेश्चन देखें ना, तो क्वेश्चन में उन्होंने आपको दो सिनेरियोज दिए। उन्होंने कहा कि हमारे पास दो मासेस हैं, M1 इज ग्रेटर देन M2, और दो स्प्रिंग्स हैं, K1 इज ग्रेटर देन K2। अब क्वेश्चन की डिमांड क्या है? Which combination will give him the largest time period? So we remember that time period is given by 2 pi under root m over k. अच्छा, अब आपको यहाँ पर सिर्फ ये डिसीजन लेना है कि अगर मैं चाहता हूं कि टाइम पीरियड लार्जेस्ट आए, तो मुझे m की लार्ज वैल्यू यूज करनी चाहिए और मुझे k की लोअर वैल्यू यूज करनी चाहिए, बिकॉज k इज इन द डिनोमिनेटर। आर यू गेटिंग इट? यस सर। अच्छा, अब अगर मुझे मास की लार्ज वैल्यू चाहिए, तो ऑब्वियसली आई विल गो विद m1, बिकॉज m1 इज ग्रेटर देन m2। और मुझे k की लोअर वैल्यू चाहिए, तो फिर मैं सेलेक्ट करूंगा किसे? k2 को। दैट्स ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके सर। So Mata, you want to ask something? नो नो सर। Okay. जी रहमास। वालेकुम सर। सर भाई क्वेश्चन साहब, क्वेश्चन नंबर 42 समझा दें। क्वेश्चन नंबर 42। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 42 ये वाला था। इन अ सिंपल हार्मोनिक मोशन द पॉइंट वेयर डिस्प्लेसमेंट इज वन हाफ। यस सर। यस सर। अच्छा, इत्तेफाक ऐसा है कि मैं जब पढ़ा रहा था तो मैंने ऑलमोस्ट इसी तरह का क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर दिया था, तो मेरा ख्याल था कि बहुत सारे बच्चे तो ये डायरेक्टली आंसर निकाल लेंगे। देखिए, बात हो रही है सिंपल हार्मोनिक मोशन में किसकी? काइनेटिक एनर्जी की। तो वी ऑल नो दैट काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। Now question is saying in a simple harmonic motion the point where displacement is one half of the amplitude. It means that x is half of x naught. If I put this value in above equation, it will become half k x naught square minus x की जगह मैं put करने वाला हूँ half x naught. I need to put a square over it. Half k. It will become x naught square minus 1 over 4 x naught square. अब आपको याद आ जाएगा, वन में से जब फ्रैक्शन सब्ट्रैक्ट करते हैं तो बड़ा आसान है। 1/4 का मतलब होता है 1 पार्ट आउट ऑफ 4। तो जब वन में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरे पास क्या बच जाना चाहिए? 3 पार्ट आउट ऑफ 4 एक्स नॉट स्क्वायर।
ये बनेगा 3/4 हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। देखिए जो हमारा क्वेश्चन होता है ना, वो कभी कभार हमारे लिए जो है वो हिंट भी हमें देता है। अब क्वेश्चन में वो क्या कह रहे हैं, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी। तो अब अगर आप इस इक्वेशन को देखें तो दिस हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर इज बेसिकली टोटल एनर्जी। हमने लास्ट क्लास में ये बात डिस्कस भी की थी। तो टोटल एनर्जी का कितना हिस्सा काइनेटिक एनर्जी बना, 3/4। दैट्स व्हाई बी इज द करेक्ट आंसर। इज इट क्लियर? थैंक यू। Okay, anyone else? If you have any question related to whatever we have discussed in previous session, or you find difficulty in solving the MCQs during the test, you may ask now. जी फाद, वाइन सर। सर ये क्वेश्चन नंबर 39 में सर मुझे ये पूछना था कि स्पीड कांस्टेंट क्यों नहीं रहेगी सर? ये वाला था इन सिंपल हार्मोनिक मोशन द स्पीड इज मैक्सिमम है। जी सर। अच्छा, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन में आपको याद होगा, हाँ, वाइब्रेटरी मोशन है ना। वाइब्रेटरी मोशन तो विदाउट एक्सेलरेशन हो ही नहीं सकती। ठीक है। जब आप कहते हैं ना बॉडी वाइब्रेट कर रही है, तो जब वो मीन से एक्सट्रीम जाती है तो वो लाजमी डीसेलेरेट होगी, बॉडी की स्पीड कम होगी, तभी तो एक्सट्रीम पे स्पीड 0 बन जाएगी। गेटिंग इट? जी सर। वैसे इस सवाल से डाले एक बात बताऊं, हम मोशन की 3 टाइप पढ़ते थे मैट्रिक में, कि मोशन कुड बी लीनियर और ट्रांसलेशनल, इट कुड बी रोटेटरी और एंगुलर, और इट कुड बी वाइब्रेटरी, राइट? जब आप इक्विलिब्रियम पढ़ते थे ना, तो आपने ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम पढ़ा है, आपने रोटेशनल इक्विलिब्रियम पढ़ा है, लेकिन आपने वाइब्रेशनल इक्विलिब्रियम नहीं पढ़ा, शायद आपको याद हो। और उसका सबसे बड़ा रीजन ही ये था कि इक्विलिब्रियम के लिए एक्सेलरेशन का 0 होना जरूरी है, और वाइब्रेटरी मोशन विदाउट एक्सेलरेशन हो ही नहीं सकती। इसका मतलब स्पीड तो कांस्टेंट कभी होगी ही नहीं। ठीक है सर। जी उमा। सर क्वेश्चन नंबर 37 समझा दें। क्वेश्चन नंबर 37, so is it if length of pendulum become 2 times? यस सर। ओके, देखिए वो क्या कह रहे हैं, if length of the pendulum becomes 2 times, time period will be, क्योंकि बात हो रही है पेंडुलम की, तो all of us remember time period is 2 pi under root L over G। अच्छा, अब वो ये कह रहे हैं कि लेंथ डबल हो गई, तो इसका मतलब T डैश विल बी 2 pi under root 2L over G। और इस इक्वेशन से मैं क्या कर सकता हूं, मैं 2 pi under root L over G एज इट इज रखूं, और यहाँ पर आ जाएगा अंडर रूट 2। अच्छा, अब जो अंडर रूट, ये सब तो T के बराबर हो गया, ठीक है, और जो अंडर रूट 2 है ना, वो 1.414 होता है। इस वजह से ऑप्शन ई जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। ओके, थैंक यू सर। Remas, do you have any other question? Huma, you have any other question to ask? नो सर। Okay, so any one of you who have any question related to the test, you may ask. Could you please make me this square? Yes, Alishma. Question number 41. Question number 41. 45, 41. 41.
Is it if a spring is pulled in the right direction? No. A body of mass 4 kg. Okay, a body of mass 4 kg. Okay, a body of mass 4 kg attached to a spring is displaced 2.04 meter from its equilibrium. If the spring constant 400, find the time period of vibration. देखिए अब ये जो न्यूमेरिकल है ना, ये एनटीएस में ऑलरेडी आ चुका है, और ये मैंने खासतौर पे टेस्ट में इसलिए दिया कि आपको ये आइडिया हो कि जब वो क्वेश्चन बिल्कुल सही तरह बनाते हैं तो उसमें कैलकुलेशन जो है वो बड़ी आसान हो जाती है। कैसे? देखिए, बात हो रही है स्प्रिंग सिस्टम की। सो द फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड विल बी 2 पाई अंडर रूट m over k. Now we know that 2 is 2, pi is 3.14. What is the value of mass 4 and what is the value of spring constant 400? 2 into 3.14 क्या बन जाएगा? 6.28. जब 4 over 400 का मतलब होगा 1 over 100, और अगर आप 1 over 100 का स्क्वायर रूट ले लेंगे तो मेरे पास आंसर जो है वो 1 over 10 आएगा। इनफैक्ट 1 over 10 आ जाएगा, इसमें स्क्वायर रूट नहीं होगा। ठीक, और जब आप 6.28 को 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.628 seconds. That is option E, right? Thank you. आप में से कोई भी अगर और कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है, आप बिल्कुल जो है वो पूछ सकते हैं। जी अनीश। सर 38 वाला क्वेश्चन नंबर 38 इज इट टोटल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट? जी। अच्छा, ये तो रिकॉल बेस्ड था। टोटल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। हमने कहा था ना कि सिंपल हार्मोनिक हमेशा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ओबे करता है, और जो टोटल एनर्जी है वो हमेशा हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर के बराबर हुआ करती है। अच्छा, लेक्चर में से था तो कल मैं था नहीं लेक्चर। अच्छा, आप लेक्चर में नहीं थे, ठीक। ओके, और कोई अगर कोई क्वेश्चन जो है वो पूछना चाहे। ओके, सो वी शुड स्टार्ट नाउ। देखिए, लास्ट टाइम हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो कंप्लीट कर दी थी, ठीक। अच्छा, एक छोटी सी बात है, शायद आपको मालूम भी हो, मैं एक दफा दोबारा जिक्र कर देता हूँ। देखिए, जब आप बात कर रहे होते हैं किसकी? सिंपल हार्मोनिक मोशन की, ठीक। और सिंपल हार्मोनिक मोशन में 3 ग्राफ्स हैं जो नॉर्मली हम जो है वो इंटर में जो है वो नहीं पढ़ते, लेकिन जो केमिस्ट्री सिस्टम से बच्चे आए शायद उन्होंने एएस फिजिक्स में जो है वो इस तरह के ग्राफ जरूर देखे हो। एक अच्छी इंफॉर्मेशन है, आपको मालूम होनी चाहिए। अगर मैं ग्राफ बनाऊं सिंपल हार्मोनिक मोशन में, लेट्स एक्स एक्सिस पे मैं टाइम रख देता हूँ, वाई एक्सिस पे मैंने रख दिया है डिस्प्लेसमेंट। एक ग्राफ में बनाना चाहता हूँ स्पीड का, और एक ग्राफ में बनाना चाहता हूँ एक्सेलरेशन का। देखिए, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूँ तो हम सबको एक बार याद है कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो तो सिंपल हार्मोनिक मोशन की अगर आप बात करें तो आपको शायद याद आए, हमने कहा था कि सिंपल हार्मोनिक मोशन और जो रोटेशन है ना वो एक दूसरे से लिंक्ड है। जितनी देर में एक रोटेशन कंप्लीट होती है उतनी देर में एक वाइब्रेशन कंप्लीट होती है। एक रोटेशन का एंगल भी 360 होता है, एक वाइब्रेशन का एंगल भी जो है वो 360 होता है। लिहाजा अगर आप डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ बनाए ना तो वो डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। अच्छा, अब इसमें अगर आप पोजीशन मार्क करें तो ये वाली जो पोजीशन है ना ये मीन पोजीशन है। ये वाली जो पोजीशन है अगर आप रिलेट कर पाए तो ये पहली एक्सट्रीम पोजीशन है, ठीक। तो अब अगर आप ग्राफ देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि कहीं पे डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, कहीं पे डिस्प्लेसमेंट जो है वो मैक्सिमम होगा। तो बॉडी आपके पास जो है वो एक वाइब्रेशन कंप्लीट कर लेगी, क्योंकि एक वाइब्रेशन में बॉडी अपनी एक्सट्रीम को सिर्फ एक ही दफा जो है वो टच करेगी। अच्छा, अब ये ग्राफ अगर डिस्प्लेसमेंट का है तो आप मुझे बता सकते हैं एक्सेलरेशन का ग्राफ कैसा होना चाहिए? हाँ, आप में से कोई भी अगर आंसर करना चाहे कि सर अगर दिस इज द ग्राफ ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो फिर आपके पास जो है वो एम्पलीट्यूड का ग्राफ जो है वो कैसा होना चाहिए?
या इनफैक्ट एक्सेशन का ग्राफ कैसा होना चाहिए? सर सेम जी होगा मलाइका। क्योंकि एक्सेलेरेशन भी एक्सट्रीम पे ज्यादा होगी और मीन पर 0 होगी, तो इस वजह से सेम बनेगा। अच्छा, यहाँ तक आपने बिल्कुल सही कहा, बस आप एक छोटी सी बात जो है वो भूल गए, इस वजह से शायद ये आंसर गलत हो जाए। मैं एक आंसर और ले लूं, फिर हम डिस्कस कर लेंगे। जी आंसर। सर वो दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट, तो दोनों का सेम ग्राफ होगा। तो दोनों का सेम ग्राफ होगा। ठीक है, मेरे ख्याल से कोई और भी इस क्वेश्चन को आंसर करना चाह रहा है? जी आमिर। सर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और इसमें ये है कि जैसे ये मीन पे डायरेक्ट एक पॉइंट पे बिल्कुल हाईएस्ट पे उलट होगा, इसके उलट होगा। उलट से आपकी क्या मुराद है? सर मतलब जैसे ये यहाँ मीन पे मतलब बिल्कुल 0 है, मीन पे वो ज्यादा होगी और फिर। अच्छा सही। जी साइमन। हेलो। जी उमर। सर ग्राफ सेम होगा, लेकिन सिर्फ नेगेटिव साइन में होगा। मतलब जहाँ पे एक्स की वैल्यू एक्स नॉट है, वहाँ पे एक्सेलरेशन माइनस ए नॉट होगी। बिल्कुल बिल्कुल सही। देखिए अब उमर जो कह रहे हैं ना, आप उस बात को समझे। आप में से मेजॉरिटी को बिल्कुल सही याद है कि सर ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, यानी जहां पर x 0 है वहां a 0 है, जहां x मैक्सिमम है वहां a मैक्सिमम है, लेकिन इनके दरमियान एक माइनस साइन भी हुआ करता था, जिससे इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट बन जाती थी। तो अब मेरा मानना यह है कि अगर आपके पास एक्सेशन का ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ ऊपर बना हुआ है, तो एक्सेशन का बिल्कुल ऐसे ही होगा, लेकिन उसका फेज रिवर्स हो जाएगा। फेज रिवर्स होने का मतलब है जहां पे हमारे पास क्रस्ट था वहां ट्रफ आ जाएगा, जहां पे ट्रफ था वहां पे क्रस्ट आ जाएगा, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होती है। ठीक। अच्छा, अब अगर आपको ये बात समझ में आती है तो सर कोई बता सकते हैं कि अब मैं अगर वेलोसिटी का ग्राफ बनाना चाहूं तो फिर ये ग्राफ कैसा बनना चाहिए? आप में से कोई भी अगर इस बात को बताना चाहे। सर जी मलाइक। वेलोसिटी अब 0 पे मैक्सिमम होती है, तो अब हाफ क्रस्ट बनेगा और उसके बाद कंटिन्यू हो जाएगा। बिल्कुल सही। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि सर मीन पे आप इसे मैक्सिमम बना दें यस सर। और एक्सट्रीम पे आप इसको जो है वो 0 बना दें, तो ये कुछ ऐसी सूरत हाल बनेगी। यस। ठीक, बिल्कुल सही। तो हमें हमें जो है ना ये वाली बातें समझ में आनी चाहिए कि कौन सी चीज कहाँ पर मैक्सिमम है, कहाँ पर मिनिमम है, और उसके फेस का या उसके एंगल का क्या रिलेशन जो है वो होना चाहिए। ठीक। अच्छा, अगर हमें अब यहाँ तक की बातें जो है वो याद है, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमें जो कुछ पढ़ना था वो हम ऑलरेडी जो है वो पढ़ चुके हैं। अब इस चैप्टर में जो अगला पोर्शन हम पढ़ेंगे वो पोर्शन होगा बेसिकली वेव का। वेव से हम साउंड पे चले जाएंगे, और साउंड जो है वो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा। देखिए, अगर आप बात करते हैं वेव्स की, तो वेव से मुतालिक आपको बहुत सारी डेफिनेशंस जो है वो याद है। नंबर 1, वेव इज अ सिंगल डिस्टर्बेंस दैट ट्रेवल्स थ्रू आउट द मीडियम। फिर आप कहते थे वेव इज अ मैकेनिज्म बाय विच एनर्जी ट्रेवल्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। एक बात जहन में रखिएगा कि फिजिक्स में हमारे पास कोई भी चीज दो फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकती है, आइदर अ वेव और पार्टिकल। आपने शायद सेकंड फिजिक्स में इस बात पे बड़ी डिबेट की, आपने फर्स्ट ईयर फिजिक्स में चैप्टर 9 जब आपने पढ़ा वहां पर आपने इस पे बड़ी डिबेट की कि पार्टिकल नेचर और वेव नेचर। देखिए, पार्टिकल नेचर में और वेव नेचर में बुनियादी तौर पर दो डिफरेंसेस हैं। हाँ, वो दो डिफरेंसेस क्या है? देखिए, पार्टिकल हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, और जब आप वेव की बात करते हैं तो वेव जब किसी ऑब्स्टिकल को हिट करती है तो वो स्पैड आउट होती है, वो उस एज के अक्रॉस बैंड हो जाती है, जिसको आप डिफ्रैक्शन का नाम दिया करते थे। तो पार्टिकल और वेव में तो एक बुनियादी फर्क ये हो गया कि पार्टिकल ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन ऑफ वेव बैंड्स अराउंड एजेस। याद है सेकेंड ईयर में आप पढ़ते थे डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट, जहां पे आपने इलेक्ट्रॉन का डिफ्रैक्शन पढ़ा, जिसने इस बात को साबित किया कि इलेक्ट्रॉन भी जो है वो वेव नेचर जो है वो एग्जिबिट कर सकता है, वो डी ब्रॉगली वेवलेंथ के हवाले से। ठीक।
इसी तरीके से जब आपने लाइट की बात की तो आपने चैप्टर 9 में न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट पढ़ी। न्यूटन का सबसे बड़ा जो अजम्पशन थी कि लाइट इज पार्टिकल इन नेचर, वो शेडो फॉर्मेशन थी। उसने कहा लाइट शेडो बनाती है, इसका मतलब लाइट स्ट्रेट लाइन में जाती है। तो पार्टिकल और वेव में एक फर्क तो ये हो गया। जो दूसरा फर्क है वो ये, पार्टिकल कैन एक्सर्ट फोर्स, वेव कैन नॉट एक्सर्ट फोर्स। ठीक, पार्टिकल कैन एक्सर्ट फोर्स, वेव कैन नॉट एक्सर्ट फोर्स। शायद आपको याद है, आपने केमिस्ट्री में जब डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ी तो आप कैथोड रे के पैसेज में जो है वो एक पिन व्हील ला के रखते थे, और फिर आप ये कहते थे कि जो पिन व्हील है वो स्पिन करता है, और उसके स्पिन करने का मतलब है कि उस पर फोर्स लगी, और फोर्स लगाना प्रॉपर्टी जो है वो पार्टिकल की होती है। तभी आपने कैथोड रे को मैकेनिकल नेचर माना, और फिर आपने कहा कि वो पार्टिकल है, वो इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो वेव और पार्टिकल में दो फर्क थे, दोनों फर्क मैंने आपको बता दिए। अब वेव को कई कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। वो देखिए कैटेगरीज कौन सी हैं। वेव की आप एक टाइप पढ़ा करते थे जिसको हम नाम दिया करते थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। ठीक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या थी? जब आप बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो वेव्स हैं विच डू नॉट रिक्वायर मीडियम टू ट्रैवल, और इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है? लाइट वेव्स। लाइट वेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। अच्छा, यहाँ पर एक छोटी सी बात बता दूं, जितनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं दे ऑल ट्रेवल विद स्पीड ऑफ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। देखिए ये वो वैल्यू है जो हमें से मेजॉरिटी बच्चों को याद होगी एज ए स्पीड ऑफ लाइट। याद रखिएगा ये वैल्यू स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू नहीं, दिस इज द स्पीड ऑफ ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, क्योंकि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर है, दैट्स व्हाई इट आल्सो ट्रैवल्स विद द सेम स्पीड। जो दूसरी टाइप है वेव की वो कहलाती थी क्या? मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स वो वेव्स थी विच डू रिक्वायर मीडियम, और इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या हो सकती थी? साउंड वेव। जो साउंड वेव्स हैं वो साउंड वेव्स हमारे पास जो है वो मैकेनिकल इन नेचर है। ये वेव की दो टाइप्स हो गई। फिर आपने वेव की एक टाइप और पढ़ी जिसको आप नाम देते थे क्या? प्रोग्रेसिव, जिसके लिए एक आसान लफ्ज हो सकता है क्या? ट्रैवलिंग वेव्स। प्रोग्रेसिव और ट्रैवलिंग का मतलब है जो ट्रैवल करती हुई नजर, क्योंकि प्रोग्रेशन और प्रोग्रेस करने का क्या मतलब है? आगे बढ़ना। तो प्रोग्रेसिव वेव्स और ट्रैवलिंग वेव्स वो वेव्स हैं जो ट्रैवल करती हैं। इसके बरखिलाफ आपने एक वेव पढ़ी जिसको आप नाम देते थे क्या? स्टैंडिंग, जिसका दूसरा नाम हो सकता था क्या? स्टेशनरी वेव्स। अब स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव्स क्या है? जो ट्रैवल ना करें। अब मुझे एक बात बताइए, वेव की हमारे पास दो डेफिनेशन है। वेव इज अ सिंगल डिस्टर्बेंस दैट ट्रैवल्स थ्रू आउट द मीडियम। दूसरी क्या थी? वेव इज अ मैकेनिज्म बाय विच एनर्जी ट्रैवल्स थ्रू आउट द मीडियम। तो दोनों डेफिनेशन में लफ्ज ट्रैवल कॉमन है। वेव कभी स्टैंडिंग या स्टेशनरी हो ही नहीं सकती। तो फिर जब आप कहते थे स्टैंडिंग वेव्स, आप क्या कहते थे? स्टैंडिंग वेव्स आर द वेव्स व्हिच ट्रैवल्स बट doesn't seem to travel। वो वेव्स जो ट्रैवल करें लेकिन ट्रैवल करते हुए नजर ना आए, वो स्टैंडिंग कहलाती है। यानी अगर कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि स्टैंडिंग वेव्स आर द वेव्स व्हिच आर नॉट ट्रैवलिंग, दिस इज रॉन्ग, क्योंकि वेव कभी स्टैटिक हो ही नहीं सकती। ऑल वेव्स आर ट्रैवलिंग इन नेचर। स्टैंडिंग वेव्स वो हैं जो ट्रैवल करें लेकिन ट्रैवल करते हुए नजर ना आए। फिर आपने वेव्स की दो टाइप्स और पढ़ी। वेव्स आपके पास हुआ करती थी या तो ट्रांसवर्स, या फिर वो वेव्स होती थी आपके पास लॉन्गिट्यूडनल। देखिए अगर आप बात करते हैं किसकी? ट्रांसवर्स वेव की। तो ट्रांसवर्स वेव क्या है? अगर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाऊं और मैं इस लाइन को कहता हूं डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, दिस इज डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, वो डायरेक्शन जिसमें वेव जो है वो ट्रेवल करेगी। जो पार्टिकल ऑफ मीडियम है वो अपनी जगह से कहीं नहीं जाएंगे, वो सिर्फ अपनी जगह पे अप एंड डाउन मूव करेंगे। दिस इज वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल। तो हमने रूल क्या बनाया? अगर वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल परपेंडिकुलर है किसके? डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के, तो ये वेव कहलाती है ट्रांसवर्स वेव। इसके बरखिलाफ अगर मेरे पास
वेव जो है वो ट्रेवल करे हॉरिजॉन्टली कुछ इस तरीके से, और जो पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेट करें हॉरिजॉन्टली पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, तो ये बन जाएंगी लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो अगर वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल और डायरेक्शन ऑफ वेव परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ट्रांसवर्स है, और अगर ये दोनों जो है वो पैरेलल बन गए, अगर ये दोनों आपके पास जो है वो पैरेलल बन गए तो इसका मतलब जो वेव्स हैं वो लॉन्गिट्यूडनल कहलाएंगी। वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल इज पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। अब ये वेव की हमारे पास टाइप्स हो गई। अब जरा बात कर लेते हैं वेव्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की। देखिए मैं जितनी डेफिनेशन बता रहा हूँ वो सारी मैं ट्रांसवर्स के लिए बता रहा हूँ, बट ऑल दीज डेफिनेशंस आर वैलिड ऑन लॉन्गिट्यूडनल एज वेल। ये हॉरिजॉन्टल हमारे लिए मेन पोजीशन है, ठीक, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ मेन। अब अगर आप अच्छा एक बात गो के हम आगे बहुत डिस्कस करने वाले, फिर भी बता दूं, अगर आप ट्रांसफर्स की बात करेंगे तो लाइट एग्जांपल हो सकती है, लॉन्गिट्यूडनल की एग्जांपल जो है वो साउंड है। मैं स्टैंडिंग वेव्स अभी आगे बहुत डिटेल में पढ़ाने वाला हूं, इसलिए भी हम उसका जिक्र नहीं करना। जब ट्रांसवर्स वेव ट्रेवल करेंगी तो वो कुछ ऐसे ट्रेवल करेंगी, कुछ ऐसे। अच्छा, वो तमाम पार्टिकल जो अपनी मीन के ऊपर मौजूद होते हैं ये सब मिलके बनाते हैं क्या, क्रस्ट, और वो सारे जो मीन से नीचे होते हैं वो बनाते हैं क्या, ट्रफ। और जब एक क्रस्ट और एक ट्रफ जो है वो मिल जाता है, यानी मैं इस पोर्शन की बात कर रहा हूं, तो ये मिलके बनाते हैं कंप्लीट वेव। और एक कंप्लीट वेव को कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है दैट टाइम इज कॉल्ड टाइम पीरियड। तो डेफिनेशन यहां पर वही अप्लाई होंगी जो हम अप्लाई करते थे वाइब्रेशन पे, कि द टाइम इन विच वन वाइब्रेशन इज कंप्लीटेड। अब हम कहेंगे द टाइम इन विच वन वेव इज कंप्लीटेड इज कॉल्ड टाइम पीरियड। फिर आपको फ्रीक्वेंसी याद होगी, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर यूनिट टाइम। यहाँ पर हम कहेंगे नंबर ऑफ वेव्स जनरेटेड पर यूनिट टाइम, और नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। अच्छा, एक वेव की जो लेंथ है, दिस लेंथ इज डिनोटेड बाय लैम्डा, and this lambda is known as wavelength, denoted by Greek letter lambda. Its SI unit is meter. अब इस lambda को डिफाइन कैसे किया जाए? इस lambda को डिफाइन करने के लिए हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहला तरीका तो मैं क्या यूज कर सकता हूं, लेंथ ऑफ अ वेव। एक वेव की लेंथ को हम वेवलेंथ कहते हैं। फिर आप एक डेफिनेशन इस्तेमाल करते थे, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट और ट्रफ्स इज कॉल्ड वेवलेंथ। दो कंसेक्यूटिव क्रस्ट और दो कंसेक्यूटिव ट्रफ्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो भी वेवलेंथ होता है। फिर आपने वेव पर एक नई चीज पढ़ी थी जिसको आप नाम देते थे आइडेंटिकल पॉइंट्स का। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पॉइंट पी को देखिए, पॉइंट क्यू को देखिए, पॉइंट आर को देखिए और पॉइंट एस को देखिए, तो देखिए आइडेंटिकल पॉइंट का कॉन्सेप्ट क्या है। आइडेंटिकल पॉइंट्स उन पॉइंट्स को कहते हैं जिनका मीन से डिस्टेंस सेम हो। तो अब मैंने कोशिश ये की है कि सबके डिस्टेंस बराबर ही नजर आए, लेकिन सब आइडेंटिकल नहीं है। असल चीज डायरेक्शन भी है। अगर आप पार्टिकल पी की डायरेक्शन को देखें तो ये असेंडिंग है, आर को देखें तो ये असेंडिंग है। इसके बरखिलाफ अगर आप जो है वो क्यू को देखेंगे तो वो डिसेंडिंग है, आप एस को देखें तो वो डिसेंडिंग है। इसका मतलब ये हुआ कि जो पॉइंट पी और क्यू है ये आइडेंटिकल हो गए, और जो क्यू एन एस है वो आइडेंटिकल हो गए। आइडेंटिकल के लिए डिस्प्लेसमेंट भी सेम होना चाहिए, उनकी पोजीशन, यानी अगर एक क्रस्ट में तो दूसरा भी क्रस्ट में हो, एक असेंड कर रहा है तो दूसरा भी असेंड कर रहा हो, ठीक। इन पॉइंट्स को वैसे आप इन फेस पॉइंट भी कह सकते हैं। अगर आप दो आइडेंटिकल पॉइंट के दरमियान का डिस्टेंस देखें तो वो डिस्टेंस भी बेसिकली वेवलेंथ हुआ करता है। अगर आप गौर से देखें तो एक वेव के लिए आपको एक क्रस्ट और एक ट्रफ चाहिए। ये जो मैंने पर्पल वेवलेंथ मार्क की है इसमें ट्रफ तो पूरा है, आपने क्रस्ट इतना यहाँ पर छोड़ दिया, देखें ये वेवलेंथ का हिस्सा नहीं है, तो वो हिस्सा मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। तो जब भी आप डिस्टेंस निकालेंगे टू आइडेंटिकल पॉइंट के दरमियान वो भी वेवलेंथ है, तो हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव आइडेंटिकल पॉइंट्स।
दो आइडेंटिकल पॉइंट्स के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस भी आपके पास वेवलेंथ कहलाया करता है। तीसरी, इनफैक्ट चौथी और आखिरी डेफिनेशन, वो डिस्टेंस जो कोई भी वेव अपने टाइम पीरियड में ट्रेवल करे, दैट डिस्टेंस इज एक्चुअली नोन एज वेवलेंथ। हम क्या कहते हैं? डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ वेव इन इट्स टाइम पीरियड। वो डिस्टेंस जो वेव अपने टाइम पीरियड में ट्रेवल करे वो उसकी वेवलेंथ है। अब देखें, इसको इस्तेमाल करके आप एक फॉर्मूला ड्राइव करते थे। अगर मैं मान लो स्पीड ऑफ वेव इज कांस्टेंट, सो s इज इक्वल्स टू vt। अगर मैं इस स्मॉल t को कैपिटल T से रिप्लेस कर दूं तो हमें फर्क याद है। स्मॉल t इज इंस्टेंटेनियस टाइम एंड कैपिटल T इज अ स्पेसिफिक टाइम व्हिच इज नोन एज टाइम पीरियड। क्या मतलब है? अगर वेव बन रही है तो t स्मॉल t स्मॉल t स्मॉल t एंड ऑल ऑफ सडन इट विल बिकम कैपिटल T, क्योंकि जब वेव कंप्लीट हो जाएगी तो टाइम पीरियड कहलाएगा। अब अगर आप देख ले तो जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस बेसिकली वेवलेंथ के बराबर है। तो अगर आप स्मॉल t को कैपिटल T से रिप्लेस कर रहे हैं तो आपको डिस्टेंस को लैम्डा से रिप्लेस करना पड़ेगा। तो लैम्डा इक्वल v टाइम्स t, 1/t लैम्डा इक्वल v, और यहां से आपने पढ़ा v इक्वल f लैम्डा। अच्छा, ये फॉर्मूला आप एक लॉजिक से और ड्राइव करते थे। मैं दोबारा याद दिला रहा हूँ, डेरिवेशन हमारे लिए जो है वो कभी कभार इंपॉर्टेंट नहीं होती, लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट जो आने चाहिए। जब मैं डॉपलर इफेक्ट पढ़ाऊंगा तो मैं डॉपलर इफेक्ट पढ़ाते वक्त इस आइडिया को इस्तेमाल करूंगा तो बेहतर है। अभी देख लें, कंपैरिजन में और आसान हो जाएगा। अगर मैं कहूं कि मेरे पास डिस्टेंस s है और डिस्टेंस s में एक वेव बनी, तो क्या मैं लिख सकता हूं s इज इक्वल टू लैम्डा? अगर आप में किसी को इस जुमले पे एतराज है तो जस्ट रेज योर हैंड। अगर डिस्टेंस s में एक वेव बनी तो s इज इक्वल टू लैम्डा। ओके, अगर मैं आपसे कहूं कि डिस्टेंस s में एक वेव नहीं बनी बल्कि डिस्टेंस s में मेरे पास दो वेव बन गई तो s इज इक्वल टू लैम्डा। अगर डिस्टेंस s में मेरे पास 3 वेव्स बन जाए, 1 2 एंड 3, तो s इज इक्वल टू 3 लैम्डा। अब अगर मैं इसको ऐसे ही चलाता रहूं और मैं ये कहूं कि डिस्टेंस तो s था लेकिन जो नंबर ऑफ वेव्स थी वो नंबर ऑफ वेव्स n थी, तो s इक्वल n लैम्डा, s इज इक्वल टू vt। हम इन दोनों को इक्वेट करते थे तो vt इक्वल n लैम्डा, और यहां से आपने फॉर्मूला बनाया v इक्वल n लैम्डा ओवर t। याद करें, n का मतलब है नंबर ऑफ वेव्स, तो n ओवर t का मतलब है नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट टाइम, व्हिच इज टेक्निकली द डेफिनेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। सो v इज इक्वल टू f लैम्डा। अच्छा, जब मैं डॉपलर इफेक्ट पढ़ाऊंगा ना तो मैं बेसिकली इस इक्वेशन को इस्तेमाल करूंगा जिसको मैंने अभी येलो कलर से हाईलाइट किया, क्योंकि यहां से आपने वेवलेंथ का एक फॉर्मूला ड्राइव किया था और वो फॉर्मूला ये था आपके पास, लैम्डा इज इक्वल टू s ओवर n, यानी लैम्डा इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर नंबर ऑफ वेव्स। इस फॉर्मूले को ध्यान में रखिएगा। अगर मुझे टोटल डिस्टेंस गिवन हो, मुझे नंबर ऑफ वेव्स गिवन हो, तो मैं वेवलेंथ निकाल सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही मैं आपसे कहूं कि मेरे पास ओके अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास जो है वो एक डिस्टेंस, और लेट्स से द डिस्टेंस इज 10 मीटर्स, और इस 10 मीटर डिस्टेंस में मेरे पास 4 वेव्स बनी, तो वेवलेंथ कैसे निकालूंगा? टोटल डिस्टेंस को 4 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा? 2.5 मीटर। तो इस एतबार से हमें जो है वो ये फॉर्मूला जो है वो मालूम होना चाहिए। देखिए, अब वेव पे जब आप v इक्वल्स टू f लैम्डा अप्लाई करते हैं ना, एक बात याद रखिएगा, हम इसे आगे चलकर यूज भी करेंगे। 3 चीजें हमने पढ़ी, स्पीड ऑफ वेव, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव एंड वेवलेंथ ऑफ वेव। इन तीनों में से कौन सा पैरामीटर वेव का कैरेक्टरिस्टिक है? जिस चीज को आप कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं, आप ये मानते हैं कि वो कभी भी चेंज नहीं होगा। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि v इक्वल f लैम्डा में क्या कोई वेव का कैरेक्टरिस्टिक है? यानी कैरेक्टरिस्टिक इन द सेंस कि कुछ भी हो जाए वो चीज चेंज नहीं हो सकती।
जी एसएम। सर वेवलेंथ। वेवलेंथ, और आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि वेवलेंथ चेंज नहीं हो सकती? नहीं सर सॉरी, कोई भी नहीं चेंज, वेलोसिटी भी चेंज हो सकती है, फ्रीक्वेंसी भी, वेवलेंथ भी। सब चेंज हो सकता है? यस। और अब अगर मैं आपसे पूछ लूं कि सब क्यों चेंज हो सकता है, तो जवाब तो चेंज नहीं करेगा। सर एनर्जी, चले मैं फ्रीक्वेंसी एक कम आध होगी। बच्चे से और आंसर ले लेता हूं, फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। सर वेलोसिटी चेंज नहीं हो सकती क्योंकि वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो वेलोसिटी चेंज होगी, अदरवाइज वो चेंज नहीं होगी। अदरवाइज वो चेंज नहीं होगी। यस। ठीक। आप में से कोई और बच्चा जो इस बात पे रोशनी डालना चाहे? जी इकराम। हेलो। जी उमर। सर वेलोसिटी चेंज हो सकती है क्योंकि जैसी वेव प्रोपगेट करेगी काइनेटिक एनर्जी लूज होगी, काइनेटिक एनर्जी लूज होगी तो वेलोसिटी ऑटोमेटिकली कम होनी चाहिए। ठीक है, और व्हाट अबाउट फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ? सर वेलोसिटी चेंज होगी तो v इज इक्वल टू एफ लैम्डा के मुताबिक फ्रीक्वेंसी भी चेंज होनी चाहिए। चलें ठीक। वेलोसिटी कम। जी सर फात। वेलोसिटी चेंज होगी तो सर वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। नहीं होगी। चले चले ठीक, मैं किसी और से भी इसका आंसर ले लूं, फिर हम इसको जो है वो फाइनली डिस्कस कर लेंगे। जी साइमन। सर वेलोसिटी इसलिए चेंज नहीं होगी क्योंकि v इज इक्वल टू एफ लैम्डा है। अगर f बढ़ेगा तो लैम्डा डिक्रीज होगा, तो उनका जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा सेम रहेगा। चले मैं जी अगर आप में से कोई, वैसे जब मैंने क्वेश्चन पूछा था ना तो मुझे लगा था ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। तभी जब आप डिस्टेंस लर्निंग में होते हैं ना तो इसमें एक छोटा सा डिसएडवांटेज होता है कि आप मेरे सामने नहीं है, तो मुझे क्वेश्चन से पता नहीं चलता कि आप में से कितने बच्चे जो है वो इस क्वेश्चन के बारे में सोचते हैं कि सही, ये तो बड़ा ही बच्चों वाला क्वेश्चन था। ठीक। देखिए, जब आप वेव के कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं तो याद रखिएगा फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव इज इट्स कैरेक्टरिस्टिक। और मैं ये जुमला क्यों कहता हूं, देखिए तमाम सेलुलर कम्युनिकेशन और जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन है वो इस अजम्पशन पे चलती है कि फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। अगर फ्रीक्वेंसी चेंज होने लग जाए तो फिर बड़ी जो है वो प्रॉब्लम होगी। जब मैं चैप्टर 9 पढ़ाऊंगा तो मैं इस बात की वजाहत वहां पे भी करूंगा। बस जितने लोगों ने कहा कि स्पीड चेंज नहीं होती, तो याद करें जब लाइट रेयर से डेंसर में जाती है तो स्लो डाउन हो जाती है, डेंसर से रेयर में आती है तो स्पीड अप हो जाती है। याद है? आप स्पीड ऑफ लाइट वाटर में कैलकुलेट किया करते थे 2 × 10⁻³ राइट। तो स्पीड ऑफ वेव भी चेंज होती है, वेवलेंथ ऑफ वेव भी चेंज होती है। जब आप चैप्टर 9 आपने फर्स्ट टाइम में पढ़ा, आपने रिफ्रैक्शन की बात की। देखिए जब हम क्लास में पढ़ा रहे होते हैं ना, रेगुलर क्लास में पढ़ा रहे होते हैं, तो हम इन्हें रिलेट नहीं करते क्योंकि हमारे ध्यान में होता है बच्चे ने भी वो चैप्टर ही नहीं पढ़ा हुआ। जब हम एप्टीट्यूड में पढ़ा रहे होते हैं तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम हर चीज को लिंक कर दें ताकि आपका कॉन्सेप्ट बड़ा कॉन्क्रीट किस्म का हो, और आप एप्टीट्यूड में जब अपेयर हो तो आप सारी चीजें जो है ना वो एक दूसरे से लिंक्ड हुई हुई हो। इस वजह से मैं इसे चैप्टर 9, क्योंकि अभी हमने पढ़ा नहीं लेकिन मैं लिंक कर रहा हूँ। जब आप कहते हैं ना कि लाइट रिफ्रैक्शन करती है, जब वो रेयर से डेंसर में आती है तो वो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होती है, तो उसका रीजन ही ये था कि लाइट स्लो डाउन हो जाती है। उसका रीजन ही ये था कि लाइट की वेवलेंथ कम हो जाया करती है। आपने न्यूटन रिंग पढ़ते हुए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला पढ़ा था, वेवलेंथ इन एयर डिवाइड बाय वेवलेंथ ऑन मीडियम। इसका मतलब है वेवलेंथ चेंज होती है तो स्पीड भी चेंज होती है, वेवलेंथ भी चेंज होती है। फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव इज इट्स कैरेक्टरिस्टिक, जो चेंज नहीं होता। ठीक। बादल, जब हम चैप्टर 9 पढ़ेंगे तो हम इस पे और रोशनी डाल भी देंगे। एनीवेज, हमने वेव का बेसिक जो इंट्रोडक्शन है वो देख लिया। अब हम वेव की एक खास किस्म की टाइप पढ़ेंगे जिसको हम नाम दिया करते हैं स्टैंडिंग वेव्स का। अब देखें, जब मैं बात करता हूं स्टैंडिंग वेव्स तो मैं शुरू में एक बात बता चुका हूं,
स्टैंडिंग वेव्स वो वेव्स हैं जो ट्रैवल तो करेंगे लेकिन ट्रैवल करते हुए नजर नहीं आएंगी। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर आप में से कभी कोई इसको एक्सपेरिमेंट करना चाहे कि आप एक रबर बैंड लें, उसे कट करें, उसे स्ट्रेच करें, अपने घर में किसी से भी कहें कि उसे प्लग कर दे फ्रॉम द मिडिल, तो आपको जो पैटर्न बनता हुआ नजर आएगा वो पैटर्न कुछ इस तरह का बनता हुआ नजर आएगा। आपको एक लूप बनता हुआ नजर आएगा और आपको 2 रबर बैंड नजर आएंगे, हालांकि आपके पास सिर्फ एक ही रबर बैंड है। ये सब क्यों हो रहा है? ये सब हो रहा है बेसिकली एक प्रॉपर्टी होती है विजन की जिसको हम नाम देते हैं परसिस्टेंस ऑफ विजन। हर वो इमेज जो ह्यूमन आई के रेटिना पे बनता है वो गालिबन वहां पे 1/10 सेकंड के लिए रहता है। ठीक, तो अभी पुराना इमेज खत्म नहीं होता, नया इमेज बन जाता है। नतीजा क्या निकलता है? आपको एक रबर बैंड नहीं, आपको 2 रबर बैंड जो है वो नजर आती हैं। ठीक, तो अब स्टैंडिंग वेव्स बनती कैसे हैं? आप क्या करते हैं, आपने एक स्ट्रिंग लिया, इस स्ट्रिंग को आप टाई कर देंगे एक एंड से। ठीक, आपके पास एक पुली मौजूद है कुछ इस तरीके से। ये स्ट्रिंग जो है वो इस पुली पर से कुछ इस तरह आएगा। ठीक, और अब अगर आप जो है वो यहां पर एक वेट पेन जो है वो सस्पेंड कर देंगे। अब देखिए यहां पर कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं। स्मॉल एम में जब भी इस्तेमाल करूंगा उससे मेरी मुराद होगी क्या? मास ऑफ द स्ट्रिंग। जब मैं इस्तेमाल करूंगा M1 तो इससे मेरी मुराद होगी क्या? मास ऑफ पेन। इस पेन के अंदर मैं कुछ मासेस डालूंगा, उन मासेस को मैं नाम दे देता हूं किसका? M2। तो मेरे लिए M2 का मतलब है क्या? मास इन पेन। अब अगर मैं टोटल मास की बात करूंगा तो वो क्या बन जाएगा? M1 प्लस M2। ये जो टोटल मास है, ये टोटल मास बेसिकली वेट बनाएगा इस पेन के अंदर। और वो वेट हम कैसे निकालेंगे? W इक्वल mg, जहां पर m का मतलब होगा मास इन पेन प्लस मास ऑफ पेन। क्योंकि ये स्ट्रिंग अपनी जगह पर रुका हुआ है, अब अगर ये स्ट्रिंग जो है वो अपनी जगह पर रुका हुआ है तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि जो टेंशन है वो वेट के बराबर होगी। और अगर टेंशन जो है वो वेट के बराबर हुई तो अब आप ये कह सकते हैं कि स्प्रिंग में जो टेंशन है वो बराबर है वेट के। स्ट्रिंग जो है वो स्ट्रेच्ड फील होगा। अब अगर इस स्ट्रिंग के अंदर एक वेव पैटर्न जनरेट हो तो वेव कुछ ऐसे ट्रेवल करेगी। जैसी वेव पुली को हिट करेगी तो अब एक उसूल याद कर लें, जब वेव किसी डेंसर मीडियम को हिट करती है तो रिफ्लेक्ट होती है, और रिफ्लेक्ट होने में उसका फेस रिवर्सल होता है। ये जो हम टर्म इस्तेमाल करते हैं ना, फेस रिवर्सल। फेस रिवर्सल का मतलब होता है कि अगर क्रस्ट था तो ट्रफ आएगा, और अगर ट्रफ था तो क्रस्ट आएगा। अब वेव जब वापस जाएगी तो कुछ ऐसा पैटर्न आपको बनता नजर आएगा। अब ये सारा काम इतना रैपिड होगा कि वेव का लेफ्ट से राइट जाना और वेव का राइट से लेफ्ट जाना आपको नजर ही नहीं आएगा। आपको ये वेव अपनी जगह पर रुकी हुई नजर आएगी। इन वेव्स को हम नाम देते हैं ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव्स। मैंने खासतौर पे लव इस्तेमाल किया है ट्रांसवर्स। क्यों? क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल भी स्टेशनरी हो सकती है। आपको फर्स्ट ईयर फिजिक्स का प्रैक्टिकल याद होगा, रेजोनेंस वाला, जिसमें आप स्पीड ऑफ साउंड कैलकुलेट करते थे ट्यूनिंग फोक की मदद से। तो वहां जो वेव बनती थी वो लॉन्गिट्यूडनल स्टेशनरी थी। अक्सर बच्चों को मिसकॉन्सेप्शन हो जाती है क्योंकि हम थ्योरी में से पढ़ते थे ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव। तो जब पेपर में सवाल आता था कि ट्रांसवर्स वेव कैन बी, इनफैक्ट स्टैंडिंग वेव्स कैन बी ट्रांसवर्स, लॉन्गिट्यूडनल, बोथ ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव, तो काफी बच्चों का ख्याल होता था कि कुड बी ट्रांसवर्स ओनली, क्योंकि हमने फर्स्ट ईयर फिजिक्स में थ्योरी में सिर्फ ट्रांसवर्स पढ़ी है। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली लॉन्गिट्यूडनल आपने पढ़ी नहीं, लेकिन उसके न्यूमेरिकल मौजूद थे, ओपन पाइप, क्लोज पाइप, जो हम यहाँ पर डिस्कस भी करेंगे। अब आपके पास यहाँ पर
जो सिनेरियो है वो फिलहाल अभी सिर्फ ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव्स का है। अगर मैं इन वेव्स की स्पीड निकालना चाहूं तो ये स्पीड गिवन होती है या विल बी गिवन बाय v इक्वल अंडर रूट t ओवर म्यू, यानी स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेंशन and it is inversely proportional to square root of linear density। अब ये म्यू क्या है? देखिए जो म्यू है ना, this mu is known as linear density of string। अब देखिए लीनियर डेंसिटी क्या है? जब आप डेंसिटी की बात करते हैं तो आप कहते हैं डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, ये वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी कहलाती है। शायद आपको याद आए कि आप सेकेंड ईयर फिजिक्स में पढ़ते थे सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्योंकि वहां पर चार्ज डेंसिटी कैसे निकालते थे? चार्ज डिवाइड बाय एरिया। तो डेंसिटी इज बेसिकली एनीथिंग डिवाइडेड बाय साइज, and size could be length, size could be area, or size could be volume। That's why we have three different densities. We have linear density, anything divided by length. We have surface density, anything divided by area. We have volumetric density, anything divided by volume। यहाँ पर जो mu है, this mu is basically linear density of the string। तो हमें जो है वो ये बात मालूम होनी चाहिए कि speed of transverse wave is given by square root of t over mu। अब एक बात ध्यान में रखिएगा, as long as we have only one string, we have only one setup, t cannot be changed, mu cannot be changed। Why? Because mu is basically linear density। अगर mu जो है वो linear density है, वो तो सिर्फ उस सूरत में चेंज हो सकती है जब आप string चेंज कर दें। अच्छा एक छोटी सी बात, अगर मैं string आधा कर दूं तो क्या ख्याल है? जो mu है, should it remain the same? Should it reduce to half, or it will get double? What will happen to it? अगर आप कोई सवाल का जवाब देना चाहे, अगर मैं स्ट्रिंग की जो लेंथ है उसे ऑल्टर कर दूं तो क्या ख्याल है? इसकी जो है वो डेंसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा? ये मैंने सवाल किया और मैं इसका जवाब भी जो है वो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगर हम स्ट्रिंग की लेंथ को हाफ कर देंगे तो उसकी डेंसिटी पे जो है वो क्या फर्क पड़ेगा? जी सनाया सर डेंसिटी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है तो वो सेम रहेगी। वो सेम रहेगी, बिल्कुल ठीक। देखिए हमने लास्ट टाइम जो है वो जब हम बात कर रहे थे ग्रेविटेशन की, मैंने वहां पर भी बात समझाने की कोशिश की थी कि जो डेंसिटी किसी भी सब्सटेंस की होती है वो उसका कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट है, तो वो चेंज नहीं होगी प्रोवाइडेड दैट मास इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो अब एक सेटअप के लिए म्यू तो चेंज नहीं होगा। अब एक सेटअप के लिए सिर्फ क्या चेंज हो सकता है? टेंशन। और टेंशन कैसे चेंज होगी? अगर आप m2 की वैल्यू को जो है वो चेंज करेंगे। जब आप मास इन पेन चेंज करेंगे तो टोटल मास चेंज हो जाएगा। ठीक, एग्जाम में कभी कभार एक सवाल आता था कि एक स्ट्रिंग है जिसमें स्टैंडिंग वेव्स बनी, टेंशन थी तो उसकी स्पीड ऑफ स्टेशनरी वेव्स v थी। अगर मैं चाहता हूं कि ये स्पीड जो है वो डबल हो जाए तो मुझे टेंशन कितनी करनी पड़ेगी? मुझे टेंशन 4 टाइम्स करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि टी पे स्क्वायर रूट लगा हुआ है। अगर मैं टी को 4 टाइम्स करूंगा तो 4 स्क्वायर रूट से बाहर निकल के 2 रह जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि स्पीड डबल हो जाए तो आपको टेंशन को 4 टाइम्स करना पड़ेगा। ऑल्टरनेटिवली अगर क्वेश्चन इस तरह का होता कि टेंशन टी थी, स्पीड v, अगर हम टेंशन को डबल करेंगे तो स्पीड अंडर रूट 2 टाइम्स v हो जाएगी, क्योंकि टी के ऊपर स्क्वायर रूट लगा हुआ है। ठीक, ये आपके पास कहलाती थी क्या? ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव। अगर यहाँ तक जो कुछ हमने वेव्स में पढ़ लिया, किसी के ध्यान में कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज मैं फिर आगे बढ़ जाऊंगा। जी आमिर। सर ये आपने जो शुरू में वेव्स के बारे में बताया, प्रोग्रेसिव ट्रेवलिंग वेव्स और ये भी जो स्टैंडिंग वेव्स आपने पढ़ा है, इसमें थोड़ा अगर और भी वजाहत हो जाए वेव्स के बारे में तो। देखिए ट्रेवलिंग वेव्स वो होती हैं जो आपको ट्रेवल करते हुए नजर आती हैं। जैसे साउंड वेव है, आपको ट्रेवल करते हुए नजर आएंगी, आप दूर की आवाज सुनते हैं। लाइट वेव है, सन रेज जो है वो सन से आप तक पहुंच रही है, इसका मतलब वो ट्रेवल कर रही है तभी वो आप तक पहुंच रही है। ठीक है,
स्टैंडिंग वो होती है जो ट्रैवल तो करती है लेकिन ट्रैवल करती हुई नजर नहीं आती। जैसे आपने फर्स्ट ईयर में शायद वाइब्रोग्राफ का एक्सपेरिमेंट किया हो, ठीक, कि वो स्ट्रिंग वाइब्रेट करता था तो आपको लूप्स बनते हुए नजर आते थे। वो लूप्स बनते कैसे थे? वेव लेफ्ट से राइट जाती थी, फिर राइट से लेफ्ट जाती थी, लेकिन आपको वेव लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट जाती हुई नजर आती थी या आपको लूप बने हुए नजर आते थे? सर लूप बने हुए नजर आते। तो इसका मतलब ये स्टैंडिंग वेव की एग्जांपल है क्योंकि आपको ट्रैवल करती हुई नजर नहीं आ रही। हाँ, बात वाज़ेह हो रही है? यस सर। ओके, अब जो हमारा अगला टॉपिक है ना, बेसिकली वेव के पोर्शन में, वो हमारे लिए बड़ा सिग्निफिकेंट और इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि एग्जाम में इससे रिलेटेड बिल्कुल एमसीक्यूज आ सकते हैं। देखिए, अब मैं आपको एक केस जो है ना वो समराइज कर रहा हूँ इस उम्मीद के साथ कि आपको बहुत सारी बातें जो है वो क्लिक कर जाएंगी। बस एक उसूल याद रखिएगा, एक स्पेसिफिक सिस्टम में स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव डिपेंड्स अपॉन टेंशन एंड म्यू। और अगर मैं आपको इस बात की गारंटी दे दूं कि टी और म्यू आर कांस्टेंट, तो इसका मतलब है स्पीड ऑफ वेव भी क्या बन जानी है? कांस्टेंट बन जानी है। अब देखें, लेट्स से मेरे पास एक स्ट्रिंग है, ठीक, और मैं कर ये रहा हूं कि मैं इस स्ट्रिंग की लेंथ को एल मान लेता हूं। मैंने इस स्ट्रिंग को दोनों एंड से फिक्स कर दिया है, यहां से भी और यहां से भी, ठीक। अब अगर मैं इस स्ट्रिंग को इसके मिडिल से हाफ ऑफ लेंथ से प्लग करूंगा तो मुझे एक वेव पैटर्न बनता हुआ नजर आएगा। और मुझे जो वेव पैटर्न बनता हुआ नजर आएगा वो वेव पैटर्न कुछ ऐसा बनेगा। देखें, वेव ऐसे बनेगी, ठीक। और जब थोड़ी देर बाद आपको ये पैटर्न ऊपर की तरफ नजर आएगा तो आपको एक लूप बनता नजर आएगा। अब एक उसूल याद कर ले, जिस पॉइंट पे स्ट्रिंग टाई होता है, जिस पॉइंट पे स्ट्रिंग कनेक्टेड होता है या स्ट्रेच होता है, वहां पर हमेशा नोड बना करती है। एन स्टैंड्स फॉर नोड, और नोड का मतलब होता है x इज इक्वल टू 0, 0 डिस्प्लेसमेंट। जिस पॉइंट से आप स्ट्रिंग को प्लग करते हैं तो वहां बनती है एंटी नोड। ए स्टैंड्स फॉर एंटी नोड, एंटी नोड का मतलब होता है x इक्वल x नॉट यानी एम्पलीट्यूड, ठीक। ये जो कुछ आपके सामने बना हुआ है, इसको बहुत सारे नाम हो सकते हैं। हम इसको नॉर्मली नाम देते हैं किसका? लूप का, ठीक। कभी कभार इसको हम नाम दे देते हैं किसका? इंटर नोड्स, क्योंकि दो नोड्स के दरमियान है। अब जरा एक लूप के कैरेक्टरिस्टिक देखिए। एक लूप में हमारे पास दो नोड्स होती हैं, 1 एंड 2। एक लूप में हमारे पास एक एंटी नोड होता है। अगर किसी के मन में ख्याल है सर एक एंटी नोड ये भी तो है, तो फिर आप अपने आप को ये समझा लें कि ये दोनों एक साथ तो एग्जिस्ट कर ही नहीं सकते। या तो स्ट्रिंग ऊपर होगा या स्ट्रिंग नीचे होगा, तो एक एंटी नोड होगा और दो नोड्स होंगे, ठीक। दो नोड के दरमियान जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस अगर आप गौर करें तो ये आधी वेवलेंथ के बराबर है, हाफ वेवलेंथ, ठीक। और अगर आप एक नोड से एंटी नोड को देखेंगे तो ये लैम्डा बाय 4 है यानी क्वार्टर वेवलेंथ। देखिए, ये वो सारे कैरेक्टरिस्टिक हैं एक लूप से मुतालिक जो आपको जो है ना याद होने चाहिए कि जब हम बात करते हैं एक लूप की, तो एक लूप दो नोड से मिलकर बनता है, उसमें एक एंटी नोड होता है, ठीक। लूप को हम इंटर नोड भी कहते हैं। दो नोड्स के दरमियान का फासला लैम्डा बाय 2 यानी हाफ वेवलेंथ है, और नोड से एंटी नोड जो है वो लैम्डा बाय 4 है। ये सारे वो कैरेक्टरिस्टिक हैं जो हम आगे चल के इस्तेमाल करेंगे। अब मैं इसको समराइज करना चाहता हूं। देखिए, मैं यहां पर कुछ केसेस ड्रॉ कर रहा हूं इस अजम्पशन पर कि आप क्विकली जो है वो इस बात को जो है वो समझ लेंगे। अगर आप नहीं समझ पाए तो फिर मैं अगली क्लास में जो है वो यहीं से कंटिन्यू करूंगा। देखिए, अगर आपने इसको मिडिल से प्लग किया था तो हमारे पास एक लूप बना था कुछ इस तरह, ठीक। ये नोड हो गया, ये भी नोड है, ये पॉइंट कहलाएगा एंटी नोड, ठीक। तो मैं एक टेबल बनाना चाहता हूं, उस टेबल में मैं लिखूंगा नंबर ऑफ लूप्स, नोड्स, एंटी नोड्स, ठीक।
चले अब देखें, यहाँ पर मेरे पास लूप जो है वो सिर्फ एक है, नोड्स मेरे पास 2 है और एंटी नोड भी मेरे पास एक है। अब अगर मैं स्ट्रिंग को प्लग करता हाफ ऑफ लेंथ से नहीं बल्कि क्वार्टर से, तो ये हाफ था, ये क्वार्टर था। मैंने क्या कहा था, जहां पे स्ट्रिंग टाई होता है वहां पे लाजमी तौर पे नोड बननी है, तो इसमें तो कोई शक नहीं, ये दोनों पॉइंट जो है वो नोड्स होंगे। जहां से स्ट्रिंग प्लग होगा वो एंटी नोड है और वाइब्रेशन सिमेट्रिक होती है। तो अब मुझे पैटर्न कुछ ऐसा बनता नजर आएगा, यानी मैं ये कहूंगा कि अब मेरे पास बीच में भी एक नोड आ गई, तो नंबर ऑफ लूप्स कितने बने, 2। नंबर ऑफ नोड्स कितनी हो गई, 3। नंबर ऑफ एंटी नोड्स कितने हैं, 2, एक यहां पर और एक यहां पर। और आप इनको भी मार्क कर सकते हैं, पर याद रखिएगा अगर ये एक नीचे वाला एग्जिस्ट करता है तो दूसरा ये वाला एग्जिस्ट कर रहा होगा, एक क्रस्ट में होगा और एक ट्रफ में होगा। ये बात वो है जो आपको समझ में आनी चाहिए, क्योंकि स्ट्रिंग जो है वो पहले लेफ्ट टू राइट वाइब्रेट करेगा और फिर राइट टू लेफ्ट करेगा। अगर आप इसी स्ट्रिंग को प्लग कर देते हैं 1/6 ऑफ द लेंथ से, तो देखिए मुझे सूरत हाल ऐसी बनती नजर आती। अब मुझे 3 लूप बनते हुए नजर आते हैं, जो मेरे पास नोड्स होती वो 4 होती, देख लीजिए 1 2 3 4। जो एंटी नोड्स होते हैं वो 3 होते हैं। तो अब शायद आप इसको रिलेट कर पा रहे हो कि नंबर ऑफ लूप्स और नंबर ऑफ एंटी नोड हमेशा बराबर हुआ करते हैं, ये हमेशा बराबर है। लेकिन अगर आप बात करेंगे नंबर ऑफ लूप्स और नंबर ऑफ नोड्स की, तो नंबर ऑफ लूप में n ऐड करना पड़ेगा। यानी अगर मैं जनरलाइज कर दूं कि मेरे पास एक ऐसा केस बन जाए जहां पर मेरे पास n लूप्स हो, कुछ ऐसा केस, तो जब n लूप्स होंगे नंबर ऑफ एंटी नोड्स भी n होंगी, लेकिन नंबर ऑफ नोड्स क्या बन जाएंगे, n+1। अच्छा, एक एमसीक्यू मेरे जहन से गुजरा है, मैं जब सॉल्व करवा रहा हूँ तो शायद मैं सॉल्व भी करवाऊं। उसमें उन्होंने जो है ना बड़ी बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए काम किया, क्योंकि ये रिजल्ट तो अब सबको याद हो जाएगा कि अगर n लूप्स हैं तो n+1 नोड होंगे और n एंटी नोड होंगे। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा अगर n नोड्स हैं तो नंबर ऑफ लूप्स कितने होंगे, n-1, और हमारे पास एंटी नोड्स कितने होंगे, n-1। क्योंकि जो नोड्स होती हैं वो नोड्स जो है वो हमेशा नंबर ऑफ लूप से एक ज्यादा हुआ करती हैं। अगर आपके पास नंबर ऑफ लूप जो है वो n-1 है, ठीक, तो इसका मतलब ये कि आपके पास जो नंबर ऑफ नोड्स होंगे वो n बन जाएंगे। ठीक, अगर यहां तक किसी के जहन में कोई कंफ्यूजन है तो आप बिल्कुल क्वेश्चन कर लें, क्योंकि मैं आखिर के 3 मिनट में इस टॉपिक को जो है वो वाइंड अप करूंगा। अगर यहां तक कोई कंफ्यूजन है, फील फ्री टू आस्क। जी ऐसा सर आपने ये तो समझ में आ गया सर, बस आपने जो फ्रीक्वेंसी की बात की कि वो कैरेक्टर जी कांस्टेंट कैसे रहता है सर, अगर वेवलेंथ चेंज होगी तो फ्रीक्वेंसी तो उससे इन्वर्स है ना, वो तो वैसे भी चेंज होगी। अगर किसी केस में नहीं चेंज होगी, देखिए जब वेवलेंथ चेंज होती है ना तो उसकी वजह से स्पीड चेंज होती है। आप फ्रीक्वेंसी देखेंगे तो v/λ है। मैं आसान कर देता हूँ, हम चैप्टर 9 पे इस बात पे भी डिबेट करेंगे। जब रिफ्रैक्शन होती है तो स्पीड चेंज होती है, वेवलेंथ चेंज होती है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। और सर अगर एनर्जी चेंज हो तो देखिए एनर्जी चेंज होने का मतलब तो ये वो लॉस ऑफ एनर्जी की आप बात कर रहे हैं। मैं तो आइडियल कंडीशन की बात करता हूँ कि कोई लॉस अकर नहीं हो रहा। ये जितनी आपकी सैटेलाइट कम्युनिकेशन है उस उसूल पे तो चल रही है। फॉर एग्जांपल मैं आसान कर देता हूँ, अगर आपके घर में जो है वो केबल टीवी मौजूद है और आप जियो चैनल देख रहे हैं, जब आप जो है वो ARY पे आते हैं तो दोनों चैनल की फ्रीक्वेंसीज डिफरेंट है ना। अब अगर मैं बोलूं कि सर जियो की फ्रीक्वेंसी ज्यादा थी, ARY की कम थी, जियो की फ्रीक्वेंसी कम होती रही, तो क्या वो ARY बन सकता है? आप मेरा पॉइंट समझ पा रहे हैं? ये पूरी सैटेलाइट कम्युनिकेशन इस असम्पशन पे चलती है कि फ्रीक्वेंसी कौन से बारे में, इसके ऊपर जो है वो बिल्कुल बात करेंगे। मैं छोटी सी हिंट दे देता हूँ, आप बैठ के इसको देखिएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता था स्पीड ऑफ लाइट इन एयर ओवर स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम।
आपने इसको कन्वर्ट किया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल्स टू वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एयर ओवर वेवलेंथ ऑफ लाइट इन मीडियम। आपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फ्रीक्वेंसी को कैंसिल किया है, और ये कैंसिल इस अजम्पशन पे किया है कि फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती मीडियम के चेंज होने से। बात समझ में आ रही है? अच्छा देखें, अब अगर यहाँ तक की बात क्लियर है तो टाइम हमारे पास जो है वो थोड़ा सा कम है, मैं बता देता हूँ, लेकिन मैं अगली क्लास इस डायग्राम से शुरू करूंगा जो आखिर में बनी हुई नजर आ रही है, क्योंकि मुझे इस टेबल को और कंप्लीट करना है। तो बहुत मुनासिब होगा कि आप अगली क्लास ज्वाइन करने से पहले एटलीस्ट इस टेबल को जरूर देख लें। देखिए, हमने ये कहा था कि डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स जो है वो हाफ वेवलेंथ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इस डिस्टेंस की बात करते हैं, अगर आप इस डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो मैं इसको लिखूंगा लैम्डा 1/2। क्यों लैम्डा 1/2? क्योंकि ये एक लूप की लेंथ है जब आपके पास एक लूप बन रहा है। अगर मैं इस डिस्टेंस को देखूंगा तो ये भी λ/2 है, लेकिन ये कहलाएगा λ2/2। ये उस वक्त की वेवलेंथ है जब दो लूप है, हमें नजर आ रहा है एक लूप होगा तो वेव बड़ी बनेगी, दो लूप होंगे तो वेव छोटी बनेगी, तीन लूप होंगे तो वेव और छोटी हो जाएगी। एज नंबर ऑफ वेव्स आर इंक्रीजिंग वेवलेंथ इज डिक्रीजिंग। ठीक, तो फिलहाल इस पॉइंट को जो है ना यहीं तक रखते हैं, लूप्स, नंबर ऑफ नोड्स, नंबर ऑफ एंटी नोड। ये जो वेवलेंथ वाला पोर्शन है ना, मैं अगली क्लास यहीं से कंटिन्यू करूंगा। ठीक, अच्छा अब एक बात सुन लीजिए, अब क्योंकि जो अगली क्लास होगी तो वो तो गालिबन मंडे को होगी, और मंडे को आपका जो है वो वीकली टेस्ट भी होगा। ठीक है, क्योंकि हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है इसमें अभी कुछ बातें जो है वो करने से रह गई हैं, तो वो हम मंडे को ही डिस्कस कर रहे होंगे। अगर मैं कोई ऐसा टॉपिक जो मंडे को ही पढ़ा रहा हूँ और मैं टेस्ट में भी पूछ रहा हूँ, तो मेरे ध्यान में ये बात होती है कि मैंने बच्चे को आज ही पढ़ाया, तो मैं उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछता हूँ वो कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा। लेकिन वो टॉपिक जो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, मैं उससे रिलेटेड जितना भी टफ क्वेश्चन पूछना चाहूँ मैं पूछ सकता हूँ। तो अब याद रखिएगा, मंडे को जो फिजिक्स का टेस्ट होगा उसमें वेव शुरू से लेके जहां तक हमने आज पढ़ लिया ये सब आएगा, यानी इवन जिसका टेस्ट आप मंडे को दे चुके हैं वो भी इंक्लूडेड होगा। उसका रीजन ये है कि जब वीकली टेस्ट होता है ना, तो मैं सिर्फ 5, 6, 7, 8 इतने एमसीक्यूज देता हूं, तो मैं हर तरह का क्वेश्चन दे नहीं पाता। तो अब से हम उसूल ये बनाएंगे कि अगर एक ही चैप्टर में 2 या 3 वीकली टेस्ट हो रहे हैं तो उसूल यही रहेगा कि जितना चैप्टर हमने शुरू से आखिर तक पढ़ा होगा वो सब टेस्ट में इंक्लूडेड होगा। इज इट क्लियर? यानी अब जो मंडे को आपका वीकली टेस्ट होगा तो जो टॉपिक आप ऑलरेडी टेस्ट दे चुके सिर्फ चैप्टर 8 में वो भी इंक्लूडेड होंगे। यानी चैप्टर नंबर 8 शुरू से लेके जहां तक मैंने पढ़ा दिया आज, ये तो एक्सक्लूसिवली इंक्लूडेड है। और अगर कोई कॉन्सेप्ट मैं मंडे का पूछना चाहूंगा तो मैं उससे रिलेटेड कोई हल्का फुल्का कॉन्सेप्ट पूछ लूंगा, कोई बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछूंगा। अगर किसी के जहन में कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट है, आप बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, अगर आप में से किसी में कोई कंफ्यूजन नहीं है, नो, आई विल रिज्यूम इन नेक्स्ट क्लास।